जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है बेटा? वहाँ आवाज़ आ रही है बच्चे? अच्छा जी, सो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि व्हाट वी वर डूइंग इन द लास्ट क्लास। तो सबसे पहले हमने ये देखा था, अच्छा आपके लिए तो अकाउंटिंग नहीं थी, आपके लिए भी अकाउंटिंग न्यू है या कॉमर्स का बैकग्राउंड आपका? अकाउंटिंग न्यू है, फर्स्ट क्लास ले ली थी ना अकाउंटिंग की। बेटा आपकी भी अकाउंटिंग का नहीं है, इंजीनियरिंग की है ना, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ले ली थी अकाउंटिंग की। ओके माहम बेटा आपका मुझे बताओ कि अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है या नहीं है, और फर्स्ट क्लास ली है या नहीं ली? तो फर्स्ट क्लास ले ली ना, बस वेरी गुड, फर्स्ट क्लास ले ली तो फिर सब एक पेज के ऊपर है। अच्छा हमने देखा था अकाउंटिंग क्या चीज़ है, तो अकाउंटिंग कोई नई चीज़ तो नहीं निकली थी। हमने कहा था कि अकाउंटिंग का मतलब होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिकॉर्ड मेंटेन का मतलब क्या होता है, जो जो दिन में खर्चा किया उसको नोट कर लो, ठीक है ना। फिर रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद जब मंथ कंप्लीट होगा तो उसको समराइज़ करना कि कितना पैसा किस चीज़ के ऊपर हमने खर्च किया, ठीक है। और फिर मंथ एंड के ऊपर ही उसका कंक्लूजन निकालना कि भाई कितने पैसे मुझे घर से मिले थे, कितने मैंने खर्च कर दिए और कितने मेरे सेविंग हुए या एक्स्ट्रा खर्च हो गए। आई ना मेरी बात में? तो इस पूरे प्रोसेस का नाम अकाउंटिंग है, ठीक है। अच्छा अकाउंटिंग में थोड़ा सा बोलना पड़ेगा मेरे साथ तुम लोगों को, ठीक है ना, ताकि मुझे लगे तुम लोगों को समझ में आ रहा है। तो फिर हमने देखी एक अकाउंटिंग की एक साइकिल। मैंने कहा जिस तरह से किसी बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं तो स्कूल की एक साइकिल होती है कि वो प्री स्कूल जाएगा, फिर वो प्राइमरी में शिफ्ट होगा, फिर वो सेकेंडरी जाएगा, फिर वो कॉलेज जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी जाएगा, ठीक है ना, फिर कब्र में जाएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है, एक लाइफ साइकिल है स्टडीज़ की। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग की भी एक साइकिल होती है कि पहले क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे। तो याद रखना अकाउंटिंग की साइकिल 5 चीज़ों के ऊपर बेस करती है। सबसे पहले क्या चीज होती है, ट्रांजैक्शन। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? दो लोग, कम से कम दो लोगों के बीच में कुछ लेन देन हो, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। भाई वेल फर्स्ट मिसाल के तौर के ऊपर मेरा एक रेस्टोरेंट है, क्या है मेरा? रेस्टोरेंट है। अब मैं रेस्टोरेंट में सारा चिकन का सामान बेचता हूँ, ठीक है ना। तो अब एक बंदा होगा जिसको हम सप्लायर बोलेंगे, जो चिकन का काम करता होगा, चिकन बेचता होगा रेस्टोरेंट वालों को। तो मैं उससे कांटेक्ट करूंगा कि भाई रोजाना चिकन बेच दो, तो वो रोजाना मिसाल के तौर पे बोलो कितनी चिकन भेजूँ, बोला 2 लाख रुपए की चिकन रोज भेजो। तो बंदा आएगा, चिकन देगा, मुझसे 2 लाख रुपए ले जाएगा। तो ये हम दो पार्टीज के बीच में लेन देन हुआ नहीं हुआ? हाँ भाई, उसने मुझे सामान दिया, मैंने उसको पैसे दिए, तो इट्स अ ट्रांजेक्शन, ठीक है। कोई बंदा आएगा बोलेगा मदद कर दो यार, लोन दे दो मुझे, मैं उसको कुछ पैसे दे दूंगा, बाद में इससे पैसे ले लूंगा। तो ये भी दो पार्टीज के बीच में लेन देन हुआ, ऐसा ही है ना। कोई कस्टमर आएगा बोलेगा मुझे सामान भेज दो भाई, ब्रोस्ट चाहिए फॉर एग्जाम्पल, कढ़ाई चाहिए चिकन की, तो मैं क्या करूंगा, उसको कढ़ाई दे दूंगा और क्या कर लूंगा बेटा, पैसे ले लूंगा। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि दो पार्टीज, कम से कम दो पार्टी, सर 3 नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, 4 5 6, कम से कम कितनी हो भाई। मैं अपना सामान खरीद के अपने आप को तो नहीं बेचूंगा ना, हैं। तो कम से कम ट्रांजैक्शन के लिए कितनी पार्टीज होना जरूरी है? 2 पार्टीज, और उनके बीच में कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, मतलब उनका कोई अमाउंट होना चाहिए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन के बाद क्या करेंगे, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाएंगे। अब कोई पूछे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या है, भाई मिसाल के तौर के ऊपर पीआरसी के अंदर कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे पास? 5। हर किसी की अलग अलग बुक बनाइए नहीं बनाइए, बोलो बनाइए ना। तो अगर मिसाल के तौर के ऊपर मैं 5 लोगों से रेस्टोरेंट में सामान खरीदता हूं, 5 लोगों से सामान खरीदता हूं रेस्टोरेंट में मैं, तो मैं क्या बनाऊंगा, परचेज जर्नल बनाऊंगा। भाई मैं परचेज कर रहा हूं ना सामान लोगों से, हैं। अच्छा मैं सेल कर रहा हूं लोगों को, तो किस में लिखूंगा, सेल्स जर्नल में लिखूंगा। आ रही मेरी बात समझ में? परचेस करूंगा तो परचेज जर्नल में लिख दूंगा जाके, भाई इस बंदे से 2 लाख रुपए का चिकन लिया, इस बंदे से मटन लिया, इस बंदे से ये लिया, फलाना फलाना जो भी सामान है। आ रही मेरी बात समझ में? अच्छा फिर कुछ कैश होगा मेरे हाथ में,
जो जब मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा भाई हाँ मेरे पास 5 लाख रुपए कैश रखा हुआ है, फिर जब दुकान क्लोज करूंगा, रेस्टोरेंट क्लोज करूंगा तो भी कैश का बैलेंस निकालूंगा, तो वो कैश का बैलेंस कहाँ होगा, कैश का हिसाब किताब कहाँ होगा, सारा कैश बुक के अंदर होगा। ऐसा आ रही है बात समझ में? अच्छा बैंक बुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है, हम नहीं बनाते, ठीक है। अच्छा फिर जर्नल क्या है यही बताऊंगा। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो कि बिजनेस से ताल्लुक नहीं रखती और एक्स्ट्रा एसेट्स परचेज करते तो फिर हम जर्नल में डालते हैं, ठीक है। अच्छा रिसीवेबल बुक क्या है? देखो रिसीव करने का मतलब क्या, मैंने लेना है, तो रिसीव एबल का मतलब क्या है, जो चीज़ मैंने लेनी हो, मतलब बिल फर्स्ट कि मैंने किसी कस्टमर को उधार पे सामान दिया, सेल मैंने करी किस पर, भाई ये बच्चा आया कह रहा है यार अभी 10,000 रुपये का सामान दे दो कल दूंगा पैसा, हमने दे दिया इसको भाई, तो इसने पैसे तो नहीं दिए, मैंने सामान तो दे दिया, पैसे तो पैसे लेने बनते ही नहीं बनते मेरे, तो मेरे लिए है ये रिसीवेबल। तो मैं इस बंदे का नाम लिख के 10,000 रुपये दूंगा, भाई फलाने बंदे से 10,000 रुपये मैंने रिसीव करने हैं। अच्छा बिल फंड मिसाल तौर पर भाई ये बंदा मुझे हरे मसाले का सामान वगैरह दे के जाता है, कुछ सामान दे के जाता है बिल फर्स्ट, अब इसने 50,000 रुपये का मुझे सामान दिया, इसने मुझे मतलब मैंने इससे परचेज किया है, मैंने इसको पैसे नहीं दिए, मैंने बोला यार रात को दुकान बंद करूंगा तो फिर हिसाब करता हूँ तुम्हारा, तो मेरे लिए अभी ये क्या है, रिसीवेबल है या पेएबल है? पेएबल है। अगर मैं किसी से उधार पे लूंगा सामान, मैं किसी से उधार पे सामान ले रहा हूं, उसको पैसे नहीं दे रहा, तो मेरे लिए ये क्या है, पेएबल है। और अगर मैं किसी को सामान दे रहा हूं, मैं किसी को सामान बेच रहा हूं और उससे पैसे नहीं ले रहा, तो वो मेरे लिए क्या है, रिसीवेबल। तो रिसीवेबल वाला हिसाब किताब रिसीवेबल में लिख दूंगा, पेएबल वाला हिसाब किताब किसमें लिख दूंगा बेटा, पेएबल में। आ रही है मेरी बात समझ? तो हर किसी की हमने अलग अलग बुक बनानी है और इन सारी बुक्स को बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। आ रही है मेरी बात समझ? अच्छा फिर लेजर्स क्या होते हैं पता नहीं, ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं पता नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं पता नहीं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें ना, अभी तो हमने ट्रांजैक्शन भी नहीं देखी, लेकिन मोटी मोटी बात में तुम्हें समझाता चलूँ, ठीक है। फिर हमने कहा था कि अकाउंटिंग के 5 पिलर्स हैं जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस करती है। ये समझ में आ गई, अकाउंटिंग आ गई, ये नहीं आई अकाउंटिंग नहीं आई। भाई इंग्लिश बोलना कब आएगी, जब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होंगे, पढ़ना कब आएगी, जब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पता होंगे। आज मैं हिंदी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता, क्यों, इम्पॉसिबल है पढ़ना क्या, क्यों नहीं पढ़ सकते, अल्फ़ाबेट्स ही नहीं पता ना भाई, अल्फ़ाबेट मुझे पता हो तो मैं आ बा ए वो करके पढ़ लूँगा, चाइनीज़ नहीं पढ़ सकता लिखी हुई, क्यों, अल्फ़ाबेट से नहीं पता ना। तो जब मुझे बेसिक पिलर ही नहीं पता तो फिर मैं उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकता। इसीलिए अकाउंटिंग भी इन 5 पिलर्स के ऊपर बेस करती है। नहीं पता होंगे तो अकाउंटिंग नहीं आएगी, पता होंगे तो अकाउंटिंग आ जाएगी। सबसे पहला था एसेट, ठीक है। तो मैंने एक सवाल लिखा था कि व्हाट इज एसेट, तो आंसर ये था कि जिस जिस चीज के अंदर ये 3 खूबियां पाई जाए वो तुम्हारा एसेट है। बिल फर्स्ट क्या क्या हो वो खूबियां, क्या वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे, कोई ना कोई फ़ायदा हो उस चीज़ से, ठीक है ना, वो चीज़ आप कंट्रोल भी कर सकते हो और उसकी एक लाइफ भी हो। मिसाल के तौर पे एसी का रिमोट है या एसी है मेरे पास, अब ये एसिड एसी जो है वो एसिड है या नहीं है, बिल्कुल है भाई, फ़ायदा दे रहा है, हाँ दे रहा है, ठंडी हवा आ रही है इससे, क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, बिल्कुल कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या इसकी एक लाइफ है या नहीं है, बिल्कुल है। तो एसिड मेरे लिए क्या है, वो एसी मेरे लिए क्या है, एसिड है। लैपटॉप से मैं पढ़ा रहा हूँ तो लैपटॉप क्या मुझे बेनिफिट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। क्या लैपटॉप की लाइफ है और लैपटॉप क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो लैपटॉप भी मेरे लिए क्या है, एसेट। मोबाइल हो गया, बाइक हो गई, कार हो गया, फर्नीचर हो गया, टेबल्स हो गई, लाइट्स हो गया, ये सब चीज़ें मेरे लिए क्या हैं, एसेट्स हैं भाई। क्यों, क्योंकि मैं इनको कंट्रोल भी कर सकता हूँ, ये मुझे बेनिफिट भी देते हैं। भाई क्या चेयर आपको बेनिफिट नहीं दे रही, या चेयर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये मुझे बेनिफिट नहीं दे रही, बैठा हुआ आराम से मैं, और इसकी एक लाइफ भी है, मैं इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ, अभी उठाऊँ आया के रख दूँ, ऐसा ही है ना। तो वो चीज़ें जहाँ पर ये 3 खूबियाँ पाए जाएँ वो एसिड है। बच्चा बोलता है यार मुझे समझ नहीं आता एसिड है या नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा बैग एसिड है या नहीं है, कैसे भाई, देखो सोचो, कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते, बेनिफिट दे रहा है, दे रहा है सर, बुक्स डालते हैं लगा लेते हैं। क्या इसकी एक लाइफ है, बिल्कुल सर, ऐसा थोड़ी है कि ये अभी ले लिया अब ये क़यामत तक चलेगा, नहीं ना, कभी ना कभी तो फटेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ बेटा ये 3 चीज़ें फॉलो हों उसको एसिड मान लेना,
आ रही है बात समझ में? फिर हमने कहा था बेटा एसेट दो तरीके के होते हैं, यूजफुल लाइफ के हिसाब से अलग माने जाते हैं और नेचर के हिसाब से अलग माने जाते हैं। यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है? ऐसे एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से कम है उनको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट, जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो, और जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट। फिक्स एसेट या लिख लो, फिक्स एसेट या ब्रैकेट डाल के लिखो नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट बोलो या नॉन करंट एसेट बोलो, एक ही बात है। अच्छा, नेचर का मतलब क्या था? या तो एसेट टेंजिबल होगा या तो एसेट इनटेंजिबल होगा। टेंजिबल का मतलब क्या है? उस एसेट की फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद होगी, हम उसको छू के टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल का मतलब क्या है? हम उसको छू के टच नहीं कर सकते। मिसाल के तौर के ऊपर ना मेरे लैपटॉप के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अभी मैं वन नोट के थ्रू पढ़ा तो वन नोट क्या है? सॉफ्टवेयर है भाई। लेकिन क्या मैं वन नोट को छू सकता हूँ? क्या मैं सिस्टम से बाहर निकाल सकता हूँ ऐसे पकड़ के? नहीं। विंडोज क्या है? सिस्टम है भाई, सॉफ्टवेयर है ना, उसके बगैर तो मैं लैपटॉप ऑपरेट नहीं कर सकता। भाई मेरे फोन में एंड्रॉइड है क्या हम एंड्रॉइड निकाल के कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं क्या? नहीं। मेरे फोन में गूगल चलता है नहीं चलता? भाई मेरे फोन में गूगल चलता है ना यार, कैसी बातें कर रहा है, गूगल नहीं चलता? तो गूगल क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं इनटेंजिबल्स, क्योंकि हम इनको छू के टच नहीं कर सकते। हाँ, मोबाइल हो गया, बुक्स, फ्रिज, लाइट्स, टीवी, लैपटॉप, जिनको मैं फिजिकली टच कर सकता हूँ, टेबल, चेयर्स, ये सब क्या हैं? टेंजिबल हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ भाई माहम, क्लियर होती है प्यारे बच्चे आपको कहानी? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बिल्कुल बिल्कुल टेंजिबल होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर हमने कुछ लिस्ट डाउन की थी जिसकी लाइफ 1 साल से कम भी है, ज़्यादा भी है, टेंजिबल भी है और इनटेंजिबल भी है। फिर हमने बात की थी व्हाट इज इक्विटी है। अब इक्विटी का मतलब क्या था? ये सेकंड पिलर है हमारा। अब इक्विटी का मतलब क्या होता है? मालिक ने कितना पैसा खुद लगाया है बिजनेस के अंदर, वो सब इक्विटी कहलाता है। देखो हर चीज के ना दो नेचर होते हैं, हर चीज के क्या होते हैं भाई? मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, जैसे हमारा एसटीडी सॉल्यूशन है। अब मिसाल के तौर पर सर तारिक ने इसमें 2 करोड़ रुपए लगाए, तो क्या हमारे इंस्टीट्यूट में 2 करोड़ रुपए के एसेट मौजूद हैं या नहीं है? हैं। सारे एसेट्स की वैल्यूएशन करेंगे तो कितना निकलेगा? 2 करोड़ रुपए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किसकी है? टोटल सर तारिक की है। तो सर तारिक का इंस्टीट्यूट में कितना हिस्सा है? पूरा का पूरा। तो मतलब जितने एसेट्स हैं उतनी की उतनी इक्विटी है, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट किसकी है? एक सिंगल बंदे की। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब याद रखना, इक्विटी का मतलब क्या होता है कि मालिक ने खुद बिजनेस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। पैसा इन्वेस्ट किया हो या कोई सामान लेके आया हो, जिस तरीके से मैंने एग्जांपल लिखी थी कि ये सारी चीज़ें एक ओनर है उसने इन्वेस्टमेंट करी है, तो हमने देखा था कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटीज बराबर थी, क्योंकि एक सिंगल बंदा ही बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इक्विटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के अंदर ओनर का इन्वेस्टमेंट कितनी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक पेपर दिखाऊं जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा था ना मैंने, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के सबसे लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। उसमें ये लिखा हुआ आ रहा होता है कि एसेट कितने हैं, इक्विटी कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। तो अगर एसेट, मिसाल के तौर पर एसेट आ रहा है 4 करोड़ रुपए का और इक्विटी आ रही है 4 करोड़ रुपए की, इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट ओनर की है या नहीं है? अगर एसेट आ रहे हैं 4 करोड़ रुपए, ओनर की इन्वेस्टमेंट, ओनर की इक्विटी आ रही है 3 करोड़ रुपए, इसका मतलब पूरा का पूरा एसेट ओनर लेके नहीं आया, कहीं और से भी पैसा आया है या सामान आया है, ऐसा ही है ना? तो उसको क्या बोलेंगे वो थोड़ी सी देर में बताता हूँ। आ रही मेरी बात समझ में? तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है कि टोटल एसेट बराबर होंगे किसके? टोटल इक्विटीज के। कि भाई एक बिजनेस के अंदर एक ही ओनर है और वो ही पैसा लगा रहा है, कोई XYZ पैसा नहीं लगा रहा, ऐसा ही है ना? अच्छा, फिर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया और हमने देखा था कि हमने सारे वो काम किए जो कि एक ओनर बिजनेस में लेके आया।
हाँ उसने कुछ चीज़ें अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर के लिए भी खरीदी, हमने उसको कंसिडर नहीं किया। क्यों? जो पर्सनल यूज़ का सामान था, जो उसने घर के लिए यूज़ किया था, हमने उसको कंसिडर नहीं किया। क्योंकि 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 हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो ओनर की नहीं करते, बिजनेस की करते हैं। हम ओनर को नहीं देखते, हम किसको देखते हैं? हाँ, बिजनेस जो खर्चा करेगा हम उसको खर्चा मानेंगे, बिजनेस जो कमाएगा हम उसको बिजनेस की इनकम मानेंगे, ऐसा ही है ना। और बिजनेस के अंदर जो आएगा हम उसको एसेट मानेंगे, इक्विटी मानेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है माहम। ओनर की अकाउंटिंग हम नहीं करते, बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें जो कि ओनर ने अपने ज़ाती घर के लिए यूज़ करी, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए यूज़ करी, हम उसको जो है वो एसेट्स में भी काउंट नहीं करेंगे और ना हम उसको इक्विटी के अंदर काउंट करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? कोई मसला है इसके अंदर तो मुझसे जल्दी से डिस्कस कर लो, ताकि फिर मैं एक नया हेड डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ। माहम बेटा ऑल ओके की रिपोर्ट है? चले मेरा भाई, सो हेडिंग डालें लायबिलिटी। सो डेफिनेशन लिखते हैं, मेरे साथ साथ कॉपी करना, और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं कि लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है। लायबिलिटी इज अ present obligation. Liability is a present obligation of an entity to transfer economic resources as a result of past event. For example, लिख लें तो फिर मैं डिस्कस करते हैं। लिख लिया? क्या समझ आया? पहले ऐसी एक डेफिनेशन पढ़ी, क्या समझ आया? जो भी आया समझ में, ऐसी इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर दूं, क्या समझ आया? चलो मैं बताता हूं लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी का मतलब है कि आपने पास्ट में कोई हरकत की थी, उसका बर्डन आपके ऊपर आज है और आपको वो सेटल करना है। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने 2 साल पहले लोन लिया था बैंक से, हैं? आज मैंने वो पे करना है, तो आज मेरे ऊपर ये लोन पे करने का बर्डन है या नहीं है? है, बोझ है या नहीं है? बिल्कुल है बोझ। तो क्या लोन मैंने आज लिया था? कब लिया था? पास्ट में लिया था। पे कब करूंगा? प्रेजेंट पे करूंगा। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब आज का बर्डन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? बर्डन कब है? आज है। लेकिन किस रिजल्ट के चक्कर में? पास्ट इवेंट के रिजल्ट के चक्कर में, क्योंकि मैंने लोन आज नहीं लिया था, लोन तो मैंने 2 साल पहले लिया था। आ रही है मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? भाई मैंने लोन आज लिया है, तो ये मेरे ऊपर बर्डन अभी है या नहीं है? भाई 2 साल बाद पे करूंगा ना, पास्ट इवेंट तो नहीं हुआ ना ये, है भाई? तो कहने का मकसद क्या है कि एक ऐसा इवेंट जिसमें आपने कोई हरकत पास्ट में करी हो और आज आपको वो बर्डन देना हो, सेटल करना हो। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने लोन लिया था, अब वो लोन पे करना है, तो हम पे करने को बोलेंगे लोन। क्या हो गया भाई? हाँ भाई, पे करने को क्या बोलते हैं? हैं?
लोन पे एबल, ऐसा ही है ना, क्योंकि लोन मैंने पे नहीं किया, तो ये पेएबल का वर्ड किस लिए आ गया, लायबिलिटी के साथ आ गया कि अब ये लोन पेएबल का अमाउंट है 2 लाख रुपए, ये मैंने देने, तो ये मेरे ऊपर क्या है, बोझ है, ऐसा। अब भाई अच्छा बिल आता है घर में है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी, क्या बोलते हैं। अब वो मैंने बिल पे नहीं किया, पिछले महीने का बिल था मैंने पे नहीं किया, तो करना है या नहीं करना है, करना है। आज मेरे को बर्डन है या नहीं है क्या पे कर दिया या करना बाकी है, करना बाकी है, तो पेएबल है। और बिल को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, ऐसा। तो क्या मैं लिख दूं बिल पेएबल को यूटिलिटी पेएबल, हाँ भाई, क्या हम बोल सकते नहीं बोल सकते हैं बेटा। तो वर्ड पेएबल किस लिए आ रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, लायबिलिटीज हैं, बोझ है मेरे ऊपर, ऐसा। लायबिलिटी का सिंपल वर्ड क्या है, बोझ। भाई किसी से उधार लिया है, पैसे देने हैं, जब पैसे देने तो क्या ये पेएबल है, तो ये मेरे ऊपर क्या है, ये बोझ है, तो ये लायबिलिटी है अकाउंटिंग की जबान में, ऐसा ना। ऐसा मिसाल के तौर पर मेरे पास ना 5 बंदे ना काम करते हैं, मैं उनको सैलरी भी देता हूँ। लास्ट मंथ कारोबार अच्छा नहीं हुआ था, मैंने उनको बोला था यार अगले महीने के साथ सैलरी दूंगा, तो क्या अभी 5 लोगों की सैलरी मेरे ऊपर पेंडिंग है या नहीं है, नहीं दी ना मैंने, लेकिन देनी तो है ना, बर्डन तो है ना मेरे बिजनेस के ऊपर, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, है पेएबल तो बोलूंगा, लेकिन कौन सा पेएबल है ये, क्या नहीं दिया था मैंने उनको, सैलरी नहीं दी थी, तो ये कहलाएगा क्या, सैलरी पेएबल है। बात समझ में आ रही है भाई। मतलब किसी भी चीज के साथ अगर पेएबल लिखा हुआ दैट मींस इट्स योर लायबिलिटी, कि आपने ये चीज के पैसे देने हैं। वहां बात समझ में आ रही है बेटा, और आप सबके भी क्लियर होती है। तुम बताओ लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, क्या सैलरी पेएबल एक लायबिलिटी है या नहीं है, क्या लोन पेएबल लायबिलिटी है या नहीं है, क्या यूटिलिटी पेएबल लायबिलिटी है या नहीं है। जिस चीज के साथ भी पेएबल का वर्ड लग जाए दैट मींस इट्स योर लायबिलिटी, ये आपके बिजनेस के ऊपर क्या है, बोझ है, बर्डन है। तो बिजनेस के ऊपर जितना ये बर्डन होगा, बोझ होगा, दैट मींस इट्स योर लायबिलिटी, ठीक है ना। अच्छा मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, उसका मतलब बताना, बता दे तो बिरयानी मेरी तरफ से। क्या लिखा मैंने, अकाउंट्स पेएबल। अब पेएबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब लायबिलिटी तो है ही है, ऐसा है ना। लेकिन ये कौन सी लायबिलिटी है, मतलब अकाउंट्स का मतलब क्या, कोई ना कोई मतलब होगा ना। मैं मतलब समझा समझा के पेएबल लिख रहा हूं ना मैं। अब हम सोच रही हो कि मैं गूगल कर लेती हूँ बिरयानी सर जो है बाइक से भिजवा देंगे, नहीं कैश देना है थोड़ी। ये टेक्निकल टर्म है अकाउंटिंग की। नहीं नहीं, देखो जब तुम फर्म में जाओगे ना, अपना इंटरव्यू दोगे, तो बहुत सारे सवाल के जवाब ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। हो सकता है कुछ सवाल तो फर्स्ट टाइम सुनाओ। अच्छा बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि बंदे को याद होता है, सवाल सुनता है, बोलता है, प्रेशर के चक्कर में सवाल आंसर भूल जाता है, बाहर निकलता है इंटरव्यू के फॉर्म से बाहर निकलता है, उसको अबे यार इसका आंसर तो ये था, ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चा वहाँ पे सामने बैठा हुआ इंटरव्यूअर को टोपी कराए, नहीं नहीं फलाना भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, इसको ये भी बोलते हैं, उसको, तो क्या आप उस बंदे को टोपी करा सकते हो, नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। वो क्वालिफाई हुए हुए उसको 20 साल हो गए, सीए क्वालिफाई हुए हुए उसको 20 25 30 साल हो गए, आप उसको टोपी तो नहीं करा सकते ना। तो कहने का मकसद क्या, फिर वहाँ क्या करेगा बंदा, ठीक है सर याद था भूल गया ठीक है, याद था पढ़ा है मैंने, जबकि हकीकत क्या है, मैंने तो देखा था कि नहीं, सवाल नहीं सुना पहले, बोला सर याद था बस जहन से निकल गया मैं।
खत्म। ये अच्छा है, बनस्बत इसके कि मैं उसको घुमाऊं तो वो घूमते ही सोच लेगा अबे यार टोपी करा रहा है, वहीं वो नेगेटिव आ जाएगा, वैसा याद था मैं भूल गया हूँ। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। सो अकाउंट्स पेएबल का मतलब क्या है? देखो वर्ड अकाउंटिंग कहती है कि वर्ड अकाउंट्स आप उसके साथ यूज करोगे जिस चीज का आपका बिजनेस हो। वर्ड अकाउंट्स हम हर जगह यूज नहीं करते, कहाँ यूज करेंगे? जिस चीज का हमारा क्या हो, बिजनेस हो। मेरा अभी आपसे मैंने ये कहा कि मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, क्या था बेटा? और मैंने कहा रेस्टोरेंट में मेरे पास क्या आती है? चिकन आती है। कितने रुपए की आई थी बेटा? 620 रुपये। और भाई 1.5 लाख रुपए की चिकन आई थी। ये मुझे किसने दी थी? सप्लायर ने दी थी। मतलब एक होलसेलर था, अरे भाई चल निकल। हाँ भाई, मतलब कि एक होलसेलर था हमारे पास, उस बंदे ने मुझे ये क्या किया, सप्लाई किया, बदले में मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसको पैसे देने बाकी हैं। जब पैसे देने बाकी हैं तो इट्स योर अकाउंट्स पेएबल। क्यों? क्योंकि मेरा काम ही क्या है कि मैं वो सामान खरीदता हूं, बनाता हूं और उसको बेचता हूं। तो कोई भी सामान जिसका आप बिजनेस करते हो और उस बिजनेस से रिलेटेड आपने पैसा नहीं दिया हो तो उसको क्या बोलेंगे? अकाउंट्स यूज करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर बात सुनना, बात को समझना। मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये टेबल्स बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? टेबल्स बनाता हूँ। तो एक सप्लायर है जो मुझे ये वुड की शीट्स देखिए ना, पूरी पूरी शीट्स होती हैं, ये मुझे वुड की शीट्स ला के देता है। तो उसने मुझे वुड की शीट्स ला कर दी, पूरा ट्रक भर के, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। तो क्या ये मेरा बिजनेस है या नहीं है? है। ये बनाना बिजनेस है ना, टेबल बनाना बिजनेस है ना, बिजनेस का सामान खरीद रहा हूं ना मैं उससे। तो अब उसको जो पैसे देने होंगे वो मैं क्या बोलूंगा? अकाउंट्स पेएबल बोलूंगा, मैं वुड पेएबल नहीं बोलूंगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये वुड मेरा क्या है? बिजनेस है। ऐसा ही है। हाँ, अगर मैं एसी लूं और एसी के पैसे ना दूं तो मेरा कारोबार किस चीज का है? लकड़ी बनाने का था, टेबल बनाने का था, ये तो मैंने दूसरी चीज खरीदी ना, जिसके पैसे नहीं दिए, तो फिर ये एसी पेएबल के नाम से आएगा, सैलरी पेएबल के नाम से आएगा, यूटिलिटी पेएबल के नाम से आएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो जिस भी चीज का आप कारोबार करते हो और उसके अगेंस्ट आपने पैसे नहीं दिए हो किसी बंदे को, सप्लायर को अपने, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे बेटा? अकाउंट्स पेएबल यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है नहीं आती? वहां बेटा और अकाउंट्स पेएबल को हम लोग क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। अकाउंट्स पेएबल का दूसरा नाम क्या है? क्रेडिटर्स। बातों का लिखा हुआ आ जाए क्रेडिटर्स, तो इसका मतलब क्या है कि अकाउंट्स पेएबल का दूसरा नाम है। समझ जाना क्या है तुम्हारे लिए? लायबिलिटी है ना। अब देखो क्रेडिटर के आगे पेएबल तो नहीं लिखा हुआ ना, या लिखा हुआ है, लेकिन तब भी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट नाम है अकाउंट्स पेएबल का। और अकाउंट्स का वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि हम इसका कारोबार करते। सैलरी के साथ अकाउंट्स का वर्ड क्यों यूज नहीं किया? ओ भाई, सैलरी देना कोई कारोबार थोड़ी होता है, या होता है? नहीं होता ना। क्या बिल देना कोई कारोबार होता है? नहीं होता। तो जब भी मैंने यूटिलिटी पेएबल लिखा था, अकाउंट्स पेएबल नहीं लिखा था। हैं? क्या लोन देना कोई कारोबार होता है? भाई मेरा कारोबार है कि मैं लोन पे करता रहूं लोगों के, कोई आएगा मैं पे करता रहूंगा लोन, यही दुकान खुली हुई है मैंने। ऐसा तो कोई कारोबार नहीं होता ना कि ये मेरे पास आया बोला मेरा लोन पे कर दो, चलो भाई लोन पेएबल। ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो जो भी चीज पेएबल होंगे वो अपने अपने नाम से आएगी। हाँ, अकाउंट्स पेएबल कब आएगा? जब बिजनेस का आइटम आ रहा होगा। मेरा काम ही है कि मैं एलसीडियां परचेज करता हूं कंपनी से, और जब एलसीडियां बिक जाती हैं तो मैं उसके पैसे दे देता हूं। अभी पैसे नहीं दिए तो दैट इज योर अकाउंट्स पेएबल। आ रही है मेरी बात समझ में? है भाई? भेजे में बैठ रही है नहीं बैठ रही बात? हम बेटा दोबारा से बताओ, शाबाश। चलो जी, आओ समराइज करते हैं। 3 हेड्स पढ़े अब तक। पहला हेड
बोलो बोलो, पहला हेड क्या पढ़ा, पहला एलिमेंट कौन सा पढ़ा अकाउंटिंग का? एसेट होते हैं। तोते की तरह बताओ एसेट क्या होते हैं, किस चीज को मैं एसेट बोलता हूँ? बोलो बोलो, मुंह से बोलो भाई, इधर ऐसे शक्ल रख के तस्वीर नहीं खिंचवा इधर, शाबाश। जो चीज हमें फायदा दे और जिसकी एक लाइफ हो और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो जहां भी ये तीनों खुसूसियात पाए जाएंगी वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा, फिर हमने देखा इक्विटी क्या होती है। हाँ, जितने पैसे ओनर ने, जितनी इन्वेस्टमेंट ओनर की है बिजनेस के अंदर, दैट इज योर इक्विटी। के बिजनेस के अंदर मालिक का पैसा कितना है। आ रही है मेरी बात समझ में? है भाई? अच्छा भाई, मिसाल के तौर पर मैंने एक रेस्टोरेंट बनाया था, उसमें 5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, 4 करोड़ रुपए मेरे, 1 करोड़ रुपए अब्बा से मैंने उधार लिए थे एज अ लोन, ठीक है ना? तो मेरे एसेट कितने के? 5 करोड़ के ना भाई। 4 करोड़ के मैंने लगाए थे, 1 करोड़ के अब्बा से लेके लगाए, है ना? लेकिन इक्विटी मेरी कितनी होगी? 4 करोड़ की, क्योंकि वो मैं ओनर मैं हूं, अब्बा से तो मैंने उधार लिया था। ऐसा ही है या नहीं है भाई? अच्छा सर, अगर 2 ओनर हो तो भाई मेरी इक्विटी अलग नाम से आएगी, अब्बा की इक्विटी अलग नाम से आएगी। तो फिर मेरी इक्विटी के आगे 4 करोड़ रुपए लिखा होता, अब्बा की इक्विटी का आगे 1 करोड़ रुपए लिखा होता, बराबर होता 5 पे 5। ऐसा ही है ना? अच्छा, लायबिलिटी क्या होती है? हाँ, लोन पेबल, सैलरी पेबल। पास इवेंट के चक्कर में आज कोई बर्डन आपके ऊपर है और वो पे करना है और पे अभी नहीं हुआ, दैट इज योर लायबिलिटी। सैलरी पेबल मतलब सैलरी नहीं दी तो पेबल है, बिल नहीं दिया तो यूटिलिटी पेबल था, ऐसा है था ना? लोन नहीं दिया तो लोन पेबल था। अकाउंट्स पेबल, जो आइटम बिजनेस का था और वो पैसे नहीं दिए थे तो वो आइटम क्या कहलाएगा? अकाउंट्स पेबल कहलाएगा। और उसका दूसरा नाम क्या है? क्रेडिटर। लाजमी याद रखना, क्योंकि आई के पेपर में बच्चों को ट्विस्ट करता है दूसरा नाम लेके। अकाउंट्स पेबल की जगह वो क्रेडिटर लिख देगा, बच्चा बोलेगा यार ये क्या था, वो कुछ थोड़ी मतलब है भाई, वो अकाउंट्स पेबल नहीं मतलब है। ऐसा ही है ना? चलो आओ एक सिनेरियो देखते हैं, एक सिनेरियो देखते हैं। आजा मेरा बच्चा, शाबाश। ये हमने एक कहानी लिखी थी, अब पता नहीं एग्जैक्ट आता भी है, नीचे नहीं आता। अरे वाह, आ गया भाई। मिसाल के तौर के ऊपर ये ओनर था हमारे पास जो सिगरेट पी रहा था, ये खड़ा हुआ है, और इसने अपनी क्या करी थी? इन्वेस्टमेंट कर दी थी, एक बिजनेस इसने खोला था। और टोटल इसकी कितने एसेट्स आ रहे थे? बोलो, टोटल एसेट्स कितने आ रहे थे इसके? 24 लाख रुपए के, ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस गया बैंक के पास और बैंक से बिजनेस ने लोन लिया। कहां से लिया? बिजनेस ने लिया। देखो, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपनी एक हैसियत रखता है। हम बिजनेस के नाम से केस भी कर सकते हैं, बिजनेस पर केस भी हो सकता है, ठीक है। बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकता है और बिजनेस के नाम पर भी डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो बिजनेस एक सेपरेट पर्सन की हैसियत रखता है, तो बिजनेस भी बैंक से लोन ले सकता है। भाई मिसाल के तौर के ऊपर होंडा कंपनी है, लोन लेना चाहती है, तो वो होंडा कंपनी के नाम पर लोन आएगा, उसके मालिकों या उसके शेयर होल्डर्स के नाम पर नहीं आएगा। किसके नाम पर लोन आएगा? कंपनी के नाम के ऊपर आएगा। आ रही मेरी बात में? तो भाई मेरा बिजनेस था, मैंने बिजनेस से बैंक से लोन ले लिया, मेरे बिजनेस ने, ओनर ने नहीं लिया, ओनर के नाम पर नहीं है। किसके नाम पर है? कंपनी के नाम के ऊपर, बिजनेस के नाम के ऊपर लोन है। तो भाई बैंक ने लोन दे दिया लेट से 6 लाख रुपए का। कितने लाख रुपए का? बैंक ने कैश दे दिया 6 लाख रुपए का, ले जाओ। अच्छा, मेरे पास अभी कैश कितना था? वो कैश तो था ही, कैश तो लिखा ही नहीं इसमें। एक मिनट, कैश
मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास अभी एग्जिस्टिंग अमाउंट पे कैश था 5 लाख रुपए पहले से जो ओनर ने लगाया था, बैंक से मैंने लोन ले लिया 6 लाख रुपए का, तो मेरे पास अभी टोटल कैश कितना हो गया सर? 5 लाख पहले था आपके पास और 6 लाख रुपए बैंक ने आपको लोन दे दिया, इसका मतलब टोटल अभी जो कैश आपके पास हो गया वो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा जी, मैं लिख देता हूँ 11 लाख रुपए। जरा टोटल करें, जरा बताएं टोटल एसेट्स कितने होगा मेरे? करो करो करो, बाकी बात है 35 लाख रुपए हो गए। 10 20 हैं, 20 21 22 23 24 30 लाख होगा बेटा। पहले 24 थे ना, 6 लाख रुपए और आ गए तो 30 लाख हो गए। वो पहले से था ना, वो ऊपर लिख दिया था, ऊपर से मिटा दिया था मैंने। चेक कर लो, दोबारा ऐड कर लो। 11 और 10 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस केस में ओनर की इक्विटी और बिजनेस के एसेट बराबर होंगे या नहीं होंगे? इस केस में ओनर की इक्विटी और बिजनेस के एसेट्स बराबर होंगे या नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि इसमें लोन भी शामिल है जो बैंक ने दिया है, लायबिलिटी आ गई। क्या आ गई? ये, हाँ, ये लोन क्या है आपका? है भाई, ये 6 लाख रुपए क्या है? लायबिलिटी है। और इस लायबिलिटी को किस नाम से आप लिखोगे? बोलो बोलो, लोन पेबल के नाम से बोलेंगे। क्या ये बात भेजे में बैठती है? नहीं बैठती। देखो सिंपल बात है, वो कोई कहानी में हवाओं में नहीं कर रहा, ऐसा ना। अच्छा, कल अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, उसके आगे लिखा था मैंने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। वो क्या थी कि टोटल एसेट्स बराबर थे टोटल इक्विटी के। अब हम प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं। एक प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन होती है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके टोटल एसेट्स बराबर होते हैं टोटल इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटी। आपके टोटल एसेट्स किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटी और इक्विटी के मिलाकर। क्या ये बात समझ में आती है नहीं आती है बेटा? आओ प्रूफ करता हूं, सुनो सुनो, प्रूफ करता हूं। मुझे बताओ अभी टोटल एसेट्स कितने के? 30 लाख रुपए के, ऐसे हैं या नहीं है? मुझे बताओ इस 30 लाख रुपए से सिर्फ ये वाले 6 लाख रुपए लायबिलिटी के, लोन पेबल के, लायबिलिटी में लिख दिए मैंने वो, तो बाकी कितने बचे? 24 लाख रुपए। वो किधर से आए? सर ओनर ने लगाए थे। चेक कर लो, 5 लाख रुपए और ये सारे, ये सब ओनर की इन्वेस्टमेंट थी, ऐसे ही है ना? इनको काउंट करोगे तो कितने बनेंगे? 24 लाख बनेंगे। तो एक प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि टोटल एसेट्स बराबर होते हैं टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटी की। या तो बिजनेस के अंदर पैसा लायबिलिटी के थ्रू आएगा या तो ओनर के थ्रू आएगा, बस। बिजनेस में एसेट्स कौन लेके आएगा? या तो लायबिलिटी के थ्रू आएंगे या तो ओनर के थ्रू आएंगे, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएंगे? टोटल एसेट्स बन जाएंगे। अच्छा, अब इनमें से कोई एक अमाउंट गायब कर दूं मैं, निकाल लोगे ना भाई? 3 फिगर्स है ना, 30 लाख, 24 लाख, 6 लाख। मैं एक चीज गायब कर दूं, मैं एसेट का अमाउंट छुपा दूं, आपको टोटल लायबिलिटी दूं, इक्विटी दूं, एसेट निकाल लोगे? क्या करोगे? दोनों को प्लस मार देना। अच्छा, मैं एसेट दूं और इक्विटी दूं, एसेट में से इक्विटी माइनस कर देना, जो ऊपर आएगा वो सब क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। अच्छा, अगर एसेट में से इक्विटी माइनस का आंसर 0 आया तो लायबिलिटी है ही नहीं। ओ भाई, अगर एसेट में से इक्विटी माइनस किया, आंसर क्या आया, तो उसका मतलब लायबिलिटी है ही नहीं ना। अगर 30 लाख में से 24 लाख माइनस करूंगा, 6 लाख बनेगा, तो वो लायबिलिटी है। तो इनमें से तीनों में से मैं कोई एक अमाउंट गायब करूंगा तो वो प्लस माइनस करके इजीली निकाल लोगे ना? निकाल लोगे? निकाल लोगे ना? शाबाश, इस चीज को अपने पास नोट डाउन करें। लायबिलिटी ऊपर कॉपी कर ली थी बेटा वो? किसी का कोई सवाल है तो मुझसे बात करो। देखो एक बात को याद रखना,
मैंने बताया था 4 पेपर देने तुम लोगों ने अकाउंटिंग के, जिनके अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू दोज हु हैव अकाउंटिंग बैकग्राउंड। कल की फर्स्ट क्लास में कौन था? आप ऑनलाइन थे? आप चले गए थे मेरे ख्याल में, शायद रिकॉर्डेड पे थे। एक अकाउंटिंग के 3 बच्चे थे हमारे पास, ठीक है। एक बच्चे से मैंने पूछा एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं, एक ने बोला 2, एक ने बोला 3। फर्स्ट या सेकंड ईयर में अकाउंटिंग पढ़ी है। एक कह रहा है 2 होते हैं एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है 3, जबकि 5 थे अभी हमने देखे। एसेट बोलो तो बोलो प्रॉफिट कमाने के लिए जो होता है, अजीब व गरीब मतलब अकाउंटिंग चल रही है फुल कचरा कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसा ही ना। तो कहने का मकसद क्या है कि जिनकी अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं होता ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। सिर्फ एक चीज़ आदत डाल लो, सवाल पूछने की आदत डाल लो। सर ये होगा तो फिर, अगर ये नहीं हुआ तो, बस इसकी आदत डाल लो, अकाउंटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी तुम लोगों की, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करना बेटा जल्दी से, ताकि थोड़ा सा फिर आगे काम करते हैं। हाँ बेटा समझ में आ रहा है? ओके की रिपोर्ट है या नहीं? कोई मसला परेशानी है तो बताओ। अच्छा, आज मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड या कल मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन भेजूंगा जिसमें मैंने मिक्स करके एसेट्स लायबिलिटी लिखी हुई होंगी। आपने ये पहचानना होगा कि कौन सी चीज़ एसेट है, कौन सी चीज़ लायबिलिटी है। पहचान लोगे ना? मैं सिर्फ एक लिस्ट लिख के दूंगा आइटम्स की, 5-6 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा से 10 होंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने ये पहचानना होगा कि कौन सी चीज़ एसेट है, कौन सी चीज़ लायबिलिटी है। फिर उसके आंसर्स हम सैटरडे वाइज जो क्लास होगी उसको डिस्कस कर लेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कल नमाज के बाद, और नमाज के बाद भेजूंगा 3 से, हाँ नमाज होता था नमाज से पहले भेज दूँ, तो कोई एक बच्चा ना मुझे मैसेज करके याद दिला देना, ठीक है, कि सवाल भेजना अकाउंटिंग का, सही है ना। चलें प्यारे बच्चों आगे बढ़ें, वेट करूं? ओके। डन, आगे मूव करें। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं? भाई इसने ठेका नहीं लिया, आप लोग भी बोले शाबाश। हाँ हाँ, क्या होती है अकाउंटिंग की, क्या क्या चीज़ें आती हैं? लायबिलिटी है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं मिसाल के तौर के ऊपर, कल हमारी क्लास होती है सर हसन मारफानी की, ठीक है। वो बंदा आके पूछता, बोलो 2 क्लासेस हो गई अकाउंटिंग की, क्या पढ़ा? आप बोलना अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, ठीक है ना। अब वो बंदा क्वेश्चन तो करेगा ना, ताकि आपको पता तो चले कि अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आई नहीं आई। अब एक बच्चे ने उसने पूछा भाई अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, आपने यही बोल दिया कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटीज प्लस लायबिलिटी। बोला इसमें यही 3 चीज़ें क्यों आती हैं, बाकी चीज़ें क्यों नहीं आती? तो उसका सिंपल सा आंसर यही है कि बिजनेस में एसेट्स या तो ओनर की खुद इन्वेस्टमेंट से आएंगे, वरना लायबिलिटी से आएंगे, ऐसा है ना। और तीसरा कोई रास्ता नहीं है बिजनेस के अंदर एसेट आने का, ठीक है। सिंपल सा ये आंसर है, बात खत्म हो गई। हाँ अब इसको ये बोलोगे पता नहीं, तो इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट के बराबर क्यों है भाई, ऐसा ही है ना। चलो आगे मूव करते हैं। मैं एक सवाल आपके सामने लगाता हूँ, उस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है।
जब मैं करवाऊंगा तब, अभी नहीं। क्या लिखा हुआ है सवाल में बेटा? लिखा हुआ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज अ एलिमेंट ऑफ एंड क्लासिफाई देम एज ईदर करंट और नॉन करंट। अच्छा, लाइबिलिटीज भी करंट और नॉन करंट होती है। एसेट्स हमने पढ़ा था ना, करंट और नॉन करंट। क्या क्राइटेरिया है कि एसेट कैसे पहचानूंगा करंट है या नॉन करंट है? सर उसकी लाइफ देखूंगा। बोलो बोलो, लड़की तुम्हारा नाम क्या है? अलीजा। बोलो, शाबाश। कैसे पता चलेगा कि एक एसेट करंट है या नॉन करंट है? उसकी यूजफुल लाइफ से। किससे? यूजफुल लाइफ से, ठीक है ना। अच्छा, अब यूजफुल लाइफ से कैसे पता चलेगा? क्या क्राइटेरिया है? अगर 1 साल से और 1 साल से ज्यादा है तो नॉन करंट होगी। अच्छा, ये 1 साल वाले बात बोली किसने? तो मेरा नाम ले देना, बोलना मैंने बोली। अबे भाई मैंने नहीं बोली है, IS 1 ने बोली है। किसने बोली? हाँ, उसने क्राइटेरिया रखा हुआ ना कि भाई ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या है, IS 1 ने क्या बोला? एक एसेट करंट एसेट कब माना जाएगा? जब 1 साल से कम होगी। तो IS 1 कहता है कि नॉन करंट एसेट कब होगा? जब 1 साल से ज्यादा होगी। किसने बताया हमें ये? IS 1 ने बताया। IS 1 की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बात समझ में आती है नहीं आती? भेजे में बैठती है, हैं? ऐसा नहीं हो मैं नाक कटा दो कल को, बोले भाई एक साल वाली लिमिट कहाँ से आई? नो, सर ने बताई थी, हमें क्या पता कहाँ से आई। आ जाओ इधर देखो, तो बेटा यहां पर लिखा हुआ है, आओ बेटा इधर इधर इधर, शाबाश, इधर इधर लिखा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड क्लासिफाई एज ईदर करंट एंड नॉन करंट। अच्छा भाई, अच्छा लायबिलिटी के अंदर भी मैं ये कहता कि लायबिलिटी भी करंट और नॉन करंट होती है। क्राइटेरिया सेम है कि अगर लायबिलिटी 1 साल से ज़्यादा की है तो नॉन करंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी 1 साल से कम की है तो वो क्या है? करंट लायबिलिटी। जैसे सैलरी पेबल हो गया, यूटिलिटी पेबल हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब क्या कहलाती हैं? अकाउंट्स पेबल हो गया, सब करंट लायबिलिटी कहलाती हैं, क्योंकि ये 1 साल के अंदर ही सेटल करनी होती है, ठीक है ना। हाँ, लोन पेबल हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस पेबल हो गया, तो दैट मीन्स ये तुम्हारी नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आ सकता है, ठीक है। डिबेंचर्स पेबल हो गया, ये नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आ सकता है, ठीक है। आओ पढ़ते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग पढ़ के जहन में चीज क्या आई? क्या हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग? अब तक 3 चीजें हमने ऐसे वो पढ़े हैं, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? क्यों ये ऐसे नहीं बताओ, तीनों कंडीशन बता देना बेटा, सीधी सीधी। कंट्रोल में होते हैं, बेनिफिट भी देते हैं, यूजफुल लाइफ भी है, ऐसा ही है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा मेरा? बोलो, एसेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एसेट के अंदर ये नॉन करंट है या करंट है? पक्की बात है, क्योंकि लैंड ऑन बिल्डिंग की मिनिमम एज भी जो है वो 40-50 साल तो होती है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख देते हैं नॉन, अभी यहाँ करंट नहीं है, वो अभी कह रहा हूँ, हाँ बेटा करंट नहीं है, नॉन करंट है ना, क्योंकि बिल्डिंग हर साल डिमोलिश थोड़ी होती है, ठीक है ना। अच्छा आओ पढ़ो, रिसीव एबल। रिसीव एबल का मतलब क्या था? कि जो हमें पे करेंगे, हमने किसी को उधार पे सामान बेचा हो, मतलब सेल्स करी हो उधार पर, तो दैट इज योर रिसीवेबल। तो रिसीवेबल क्या मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा? वो जो पैसा आएगा मुझे बेनिफिट देगा? बिल्कुल देगा। क्या मैं रिसीवेबल को कंट्रोल कर सकता हूँ?
भाई कर सकता हूँ ना भाई, आज दे दे, कल दे दे, चल अच्छा परसों दे दियो, कंट्रोल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। और इसकी लाइफ भी कि भाई मैं वो उसको बोल रहा हूँ कि भाई इन्हीं दिनों में सेटल करो या इसी वीक में सेटल करो, ठीक है? तो रिसीवेबल तुम्हारा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एसेट कहलाएगा। और चूंकि इसकी लाइफ 1 साल से कम होती है तो दैट मीन्स इट्स योर करंट एसेट। ऐसा? कैश, क्या कैश एसेट है या नहीं है? तुम बताओ अलीजा, क्यों? ठीक है, बेनिफिट भी देता है, सही है, और लाइफ भी है। लाइफ कितनी है सर? 1 साल से कम ही है। IAS 1 ने बोला कैश की लाइफ 1 साल से कम ही, क्योंकि फौरन खर्च हो जाता है। भाई आप आज के बाद आपके पास 50 करोड़ भी है ना, आज ही खर्च हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इतने इतने के तो फ्लैट मिल रहे हैं लोगों के। अभी मैं जाऊँ कोई घर ले लूँ, फौरन पेमेंट अभी कर दूँ, उसमें कोई मसला थोड़ी है। तो कैश कितना भी हो उसकी लाइफ 1 साल से कम ही रखी जाती है। तो कैश इज योर एसेट बिकॉज इट गिव्स अस ऑल 3 कंडीशंस ना। और एसेट क्या है? ये कौन सा एसेट है? करंट एसेट है। ये क्या है? अब पढ़ो। अब लोन पेएबल है तो ये क्या है? एसेट तो नहीं है ना, कोई बेवकूफ़ी इसको एसेट बोलेगा। अच्छा लोन पेएबल है, लायबिलिटी, समझ में आ गया। करंट है नॉन करंट है? क्यों? 2 इयर्स लिखा हुआ है। ऐसा? तो 2 इयर्स का टाइम पीरियड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी में कौन सी है बेटा ये? अच्छा पेबल्स। अच्छा पेबल्स कौन से वाले? देखो पेबल्स से साउंड होता है कि कोई सा ही पेबल होगा, सैलरी पेबल, बिल पेबल, यूटिलिटी पेबल, तो उसने आगे क्या लिख के दिया है? ट्रेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? ये कौन सा पेबल है? ये अकाउंट्स पेबल है। आ रही बात में? ये वो है जिससे मैंने बिजनेस से, सप्लायर है मेरा ये, ऐसा सप्लायर को पैसा देना बाकी है। तो मुझे बताओ कि ये क्या है? लायबिलिटी है, इक्विटी है, एसेट है, क्या है? लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है ये? सर लिखा ही नहीं है। याद रखना बेटा, लोन पेबल के अलावा सैलरी हो, बिल हो, यूटिलिटी हो, अकाउंट्स हो, ये सब करंट लायबिलिटीज काउंट होती है। क्या होती है? करंट लायबिलिटीज काउंट। क्यों? रीजन है ना क्यों। हमने इसकी एग्जांपल कैसे दी थी? रेस्टोरेंट था हमारा, याद है ना? क्या आता था सामान? तो लायबिलिटी का, इनकी जो क्रेडिट चेन है, क्रेडिट का मतलब उधार, तो क्रेडिट चेन है वो कैसे काम करती है कि आज मैं सामान देके जाऊंगा तो पैसे नहीं लूंगा, लेकिन कल जब मैं दोबारा सामान देने आऊंगा ना तो मैं आज के पैसे लेके जाऊंगा। वो कल मुझे सामान उसी बेसिस के ऊपर देगा जब मैं आज का उसका उधार क्लियर करूंगा। 1 दिन का क्रेडिट चेन है, साइकिल क्या है? 1 दिन की, 1 दिन के में क्रेडिट चलता है भाई। अच्छा ठीक है भाई, आज सामान दे दो मैं बेचूंगा, कल दोबारा देना तो मैं आज के पैसे दे दूंगा, फिर परसों दोबारा देना तो फिर मैं परसों कल के पैसे दे दूंगा। ऐसा ना 1 दिन की साइकिल चलती रहती है, ठीक है? तो अकाउंट्स पेबल भी आपके पास क्या कहलाता है बेटा? लायबिलिटी होती है एंड इट फॉल्स इन करंट लायबिलिटी, ठीक है? व्हाट इज डिलीवरी ट्रक? और भाई डिलीवरी ट्रक का मतलब ये है कि मेरी कोई दुकान टाइप की है और डिलीवरी ट्रक मेरा अपना है, डिलीवरी करके आता है, वो क्या है? भाई एसिड है ना, जहाँ चाहूँ भेज दूँ, जितना माल चाहे भेज दूँ, हैं? और उसकी लाइफ भी है, कंट्रोलेबल भी है, बेनिफिट भी दे रहा है। हम तो बेटा ये डिलीवरी ट्रक ट्रक आपका क्या कहलाएगा? एसिड होगा, लायबिलिटी होगा, क्या होगा? एसिड होगा, बिल्कुल, वेरी गुड। और एसिड के अंदर कौन सा एसिड है ये? करंट नॉन करंट? भाई मोटर व्हीकल्स की लाइफ जो है वो 1 साल, तो 1 साल से कम थोड़ी होती है, ज़्यादा ही होती है। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन करंट एसिड होगा। बात समझ में आती है? 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी छापो। बस इसी तरीके का सवाल मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क दूंगा, उसमें पहचानना होगा एसेट, लायबिलिटी, करंट, नॉन करंट, ठीक है?
डन। चलो आओ फिर एक सवाल करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करते हुए हमने गैप को फिल करना है। तो क्या है, प्लस और माइनस गायब है, इक्वल्स टू भी गायब है, किधर लगाऊं प्लस किधर लगाऊं इक्वल्स टू, क्या होगा? देखो ना, एसेट्स लायबिलिटी और ओनर्स कैपिटल मतलब इक्विटी दे रहा है आपको, बीच में प्लस तो है ही नहीं और इक्वल्स टू भी नहीं है, मिसिंग है ना। कहाँ कहाँ प्लस आएगा, कहाँ इक्वल्स टू आएगा? यहाँ प्लस आएगा और इधर क्या आएगा? ऐसा ही है। चलो लगा दिए मैंने, बताओ मिसिंग फिगर्स की वैल्यू। पहले वाले क्या आ रहा है? 45,000 आ रहा है, पक्की बात है? कैसे निकाला? वो 60 में से माइनस कर देंगे, पता नहीं है, ऐसे ही करो, चलो ठीक है। 24 ओके। फिर और 8 और 8 16 होते हैं, 76 है ना, ठीक हो गया। और 93 ठीक है भाई। और 53 कैसे हो गया? अच्छा हाँ सही है इसका, ठीक है। और 131,000, ऐसा कोई मसला है या नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर? कोई मसला नहीं है, करो कॉपी। वहाँ ऑल ओके बेटा?
हो गया भाई, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब देखो बिजनेस में ना होता ही है, सेल परचेज तो आप सबको पता ही है कि चल रहा होता है, ऐसा ही है ना। पहले बात करते हैं सेल्स की। सेल्स का मतलब क्या होता है? अपना सामान बेचना, और उसको थोड़ा अच्छे अल्फाज में बोलेंगे अपने गुड्स को बेचना। इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया ना, गुड्स कमोडिटीज पढ़ लिया ना, तो अपने गुड्स की खरीदो फरोख्त आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना इसको, तो अपने गुड्स को बेचने का मतलब क्या है, सेल्स करना। अच्छा, सेल्स अब दो तरीके की हैं। कैश सेल्स भी होती हैं और क्रेडिट सेल्स भी होती है। कैश सेल्स का मतलब है कि सामान कैश पे बेचना। आपने 5,000 रुपये का सामान दिया, सामने वाले बंदे ने आपको 5,000 रुपये दिए, बात खत्म हो गई, एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसा ही है ना, इसको बोलते हैं कैश सेल्स। एक होती है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब है सामान उधार पे बेचना। तो सामान तो बेच दूंगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसा लेना तो है ना, उसको मैं क्या बोलूँगा, रिसीवेबल बोलूँगा। क्या बोलूँगा, रिसीवेबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कैश सेल्स के अंदर एक तो कैश के ऊपर इफेक्ट आएगा, और एक किसके ऊपर इफेक्ट आएगा बेटा, सेल्स के ऊपर इफेक्ट। देखो हमेशा याद रखना, हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट्स कम से कम हिट होंगे। हर ट्रांजैक्शन के अंदर आपके दो अकाउंट्स हिट होंगे, कम से कम, ज़्यादा भी हिट हो सकते हैं। जैसे कैश सेल्स करी, एक तो सेल हुई, सेल रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बोलो सामान बेच रहा हूँ, सेल रिकॉर्ड करूँ नहीं करूँ, करूँगा। और कैश ले लिया तो कैश रिकॉर्ड करूँ नहीं करूँ, करूँगा। ऐसा ही है ना। सेल्स कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, बोलो सेल्स जर्नल में, कहाँ रिकॉर्ड करूँगा। और कैश कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, कैश बुक में, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में लिखा था ना, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करूँगा, कैश। और सेल्स जर्नल का, सेल्स जर्नल में क्या रिकॉर्ड करूँगा, सेल्स। ऐसा ही है ना, डुअल वे ट्रांजैक्शन है, ऐसा ही है। तो हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो, कम से कम दो अकाउंट्स क्या होंगे, इफेक्ट आएगा। सेल हुई, लिख दी सेल्स जर्नल के अंदर, कैश आया, लिख दिया। अच्छा सर, क्रेडिट सेल्स के अंदर सेल्स तो हुई ना, अच्छा अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेल होने से कैश भी बढ़ा और सेल्स भी बढ़ी? और भाई सेल जब होगी, सेल्स जर्नल के अंदर लिखूंगा तो सेल्स जर्नल का बैलेंस बढ़ेगा कम हो जाएगा, बढ़ेगा ना सर। और जब कैश बुक के अंदर कैश में लिख दूंगा मजीद आ गया, तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा कम हो जाएगा, बढ़ेगा। तो दोनों के आगे मैंने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया कि इन दोनों के अकाउंट में क्या आएगा, एडिशन हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में, नहीं आ रही है अलीजा, आ रही है महा बेटा, आ रही है बात समझ में, प्लस प्लस समझ में आया, प्लस क्यों लिखा मैंने। आओ इधर देखो, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में मैंने क्या बोला कि हम सेल तो करेंगे लेकिन पैसा नहीं लेंगे, उधार पे बेचा है। तो इसका मतलब सेल्स तो हुई, तो सेल्स रिकॉर्ड करूं नहीं करूं, करूंगा। कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, सेल्स जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, सेल्स जर्नल में। क्या सेल्स में प्लस होगी माइनस होगी, सब प्लस होगी ना, सेल कर रहे हैं, सेल बढ़ेगी तो प्लस लिख दी। अच्छा पैसे लिए या नहीं लिए, तो लेने को क्या बोलेंगे, रिसीवेबल। अच्छा हम सेल्स किसको बोलते हैं, जिस चीज का हम कारोबार करते हैं, है ना। भाई रेस्टोरेंट था ना, तो फूड के आइटम बेचना ही मेरा कारोबार है ना, तो मैं उसी को सेल्स बोलूंगा। अच्छा मैंने किसी को एसी उठाकर बेची, तो दैट इज नॉट माई सेल्स, वो मेरी सेल। अगर मेरा काम है कि टेबल और फर्नीचर, टेबल और चेयर्स ही बेचना, तो टेबल चेयर्स के बेचने को ही मैं क्या बोलूंगा, सेल्स बोलूंगा। अगर टीवी पुराना था उठा के बेच दिया, तो दैट इज नॉट योर सेल्स, ये सेल नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में। सेल्स किसको बोलेंगे, जिस चीज का आप कारोबार बिजनेस करते हो। एसी का बिजनेस करता हूं भाई,
एसी बेचता हूँ, तो एसी के बेचने को क्या बोलूँगा? सेल्स बोलूँगा, ऐसा ही है ना। तो जिस चीज़ को बेचने को हम सेल्स बोलेंगे, उसका पैसा नहीं आया, तो मैं वर्ड यूज़ करूँगा अकाउंट्स रिसीवेबल, और रिसीवेबल के कॉलम में क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा। याद है वर्ड अकाउंट्स पहले ही पढ़ा था। सामान खरीद रहे थे, कौन सा सामान खरीद रहे थे? जिसका कारोबार करते थे, याद है ना, चिकन का कारोबार करते थे ना, चिकन खरीद रहे थे, तब भी अकाउंट्स आया था, लेकिन पेबल के साथ आया था। अब अकाउंट्स किसके साथ आ रहा है? क्यों? क्योंकि अब सामान बेच रहा हूँ, और भाई खरीदूंगा वही सामान तो पेबल लिख दूंगा, अकाउंट्स पेबल, और जब बेचूंगा वही सामान तो क्या हो जाएगा? अकाउंट्स रिसीवेबल। आ रही है मेरी भाषा में? रिसीवेबल का मतलब क्या है? पैसा लेना है, और ये कौन सा पैसा लेना है? जिस चीज़ का हमने कारोबार किया है, इसीलिए हमने अकाउंट्स रिसीवेबल लिखा हुआ है। ऐसा ही है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? जहन में बैठ रही है बात? हाँ भाई, वहाँ क्लियर होती है बेटा कि अकाउंट्स रिसीवेबल कैसे आ गया? तुम बताओ इब्राहिम। हाँ, कारोबार का पैसा लेना है ना, तो कारोबार का जो पैसा लेना है तो वो अकाउंट्स के नाम से आएगा। कारोबार का पैसा देना है, अकाउंट्स पेबल। कारोबार का पैसा लेना है, अकाउंट्स रिसीवेबल। इसके अलावा वर्ड अकाउंट्स और कहीं यूज नहीं होगा, रिसीवेबल और पेएबल के साथ ही यूज होगा। बस याद रखना, अकाउंट्स उसका कारोबार का पैसा लेना है, अकाउंट रिसीवेबल। कारोबार का पैसा देना है, अकाउंट्स पेएबल। ऐसा ही है। अच्छा आओ परचेज पे आ जाओ, परचेज पे आ जाओ। परचेज भी दो तरीके की होती है। प्यारे बच्चों, परचेज भी दो तरीके की होती है। एक होती है क्रेडिट परचेज, एक होती है कैश परचेज। परचेज किसको बोलूंगा? जिस चीज़ का मैं कारोबार करता हूँ, याद रखना। सेल किसको बोलूंगा? जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं, उसी को सेल्स बोलेंगे, बेचने को। और अगर वही चीज़ मैं खरीद रहा हूँ तो मैं उसको क्या बोलूँगा? परचेज बोलूँगा, ऐसा ही ना। तो अगर मैं सेल परचेज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं परचेजेस लिखूंगा प्लस, ठीक है, सामान खरीदा, परचेजेस में क्या लिख दिया? प्लस लिख दिया। और चूंकि कैश में खरीदा तो इसका मतलब कैश दे दिया, तो कैश क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? परचेज करा, परचेज लिख दिया, और कैश कम हो गया ना, क्योंकि अब कैश दे दिया, तो कैश क्या हो जाएगा? माइनस लिख दिया। ये बात समझ में आई है? अच्छा, क्रेडिट परचेज से क्या समझ में आता है? कि आपने सामान ले लिया होगा, जो सामान ले लिया होगा, तो मैं भाई एक मिनट, परचेजेस प्लस, सामान ले लिया ना, परचेजेस प्लस, लेकिन पैसे, तो ये कौन से पैसे? सिंपल पेएबल है या कोई और सा पेएबल है? क्यों? क्योंकि सर ये परचेजेस हम बोलते हैं उसी को जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस जहां भी आएगा और पैसा नहीं देना होगा, तो वहां पे क्या लिखूंगा? अकाउंट्स, बोलो, अकाउंट्स पेबल, ऐसा। और अकाउंट्स पेबल बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या ये बात भेजे हैं बैठती है, नहीं बैठती है या नहीं? मुझे बताओ, वर्ड अकाउंट्स क्या रिसीवेबल के साथ यूज होगा या सिर्फ पेबल के साथ यूज होगा, दोनों के साथ यूज हो सकता है? और कब यूज होगा? जब बिजनेस का सामान खरीद रहा हूँ और पैसे नहीं दूंगा, तो अकाउंट्स क्या यूज होगा? अकाउंट्स पेबल यूज होगा। और जब बिजनेस का सामान बेच रहा हूँगा और पैसे नहीं ले रहा हूँगा, तो अकाउंट्स रिसीवेबल होगा। अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है या लायबिलिटी है? हाँ, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है या लायबिलिटी है? देखो, बगैर सोचे समझे नहीं बोलना, कोई चीज फेंक के मार दूंगा यहां से। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है या लायबिलिटी है?
एसिड है। क्यों? ये अभी क्या लिखवाया था सेकंड वालों पे? सेकंड पे क्या लिखवाया था? रिसिबल्स था ना? तो फिर रिसिबल्स क्या थे? एसेट थे। और भाई पैसा लूंगा, पैसे से मजे नहीं करूंगा क्या? पैसे की लाइफ नहीं है क्या? पैसा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देगा क्या? पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकता क्या? तो रिसिबल्स क्या थे आपके? बोलो। एसेट्स थे। और अकाउंट्स पेएबल ये क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि बोझ है मेरे ऊपर। क्या बात समझ में आती है नहीं आती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है बेटा? एसेट होता है। और एसेट में भी से भी कौन सा एसेट होता है? करंट एसेट होता है। और अकाउंट्स पेबल क्या होता है? लायबिलिटी होती है। और कौन सी लायबिलिटी होती है? करंट लायबिलिटी होती है। ऐसा है या नहीं है? अच्छा, अकाउंट्स पेबल का एक दूसरा नाम भी बताया था मैंने, क्या था? ऑल्टरनेट का नाम क्या है? क्रेडिटर्स। तो अकाउंट रिसीवेबल का भी तो कोई ऑल्टरनेट नाम होगा या नहीं होगा? होगा ना? इसको बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं? अब एक बच्चा बोलेगा ये तो डेप्टर्स लिखा है। ओ भाई बी साइलेंट है, इट्स कॉल्ड डेटर्स। क्या? क्रेडिटर्स और डेटर्स। तो ट्रेड रिसीवेबल बोलो, ट्रेड डेटर्स बोलो, ठीक है, या अकाउंट रिसीवेबल बोलो, एक ही बात है। अकाउंट्स पेबल बोलो, ट्रेड क्रेडिटर्स बोलो, या सिर्फ क्रेडिटर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसके आगे। समझ में आ रहा है बच्चों? है भाई? नोट डाउन करें। माहम बेटा, है नहीं मसला? वेरी गुड, चलो शाबाश, कॉपी कर लो।
अभी मैंने ग्रुप के ऊपर इंडस्ट्री, मैंने आपको ओरिएंटेशन में बताया था कि आर्टिकलशिप जो है वो फर्म में भी होती है और इंडस्ट्री में भी होती है, सुनी थी वो बात? ठीक है, फर्म में जो आर्टिकलशिप आपकी स्टार्ट हो रही है उसकी स्टाइपेंड है 25,000 रुपये मिनिमम, ठीक है ना। और इंडस्ट्री वेरी करती है, 30-35 हज़ार से भी शुरू होती है, ठीक है ना। और मैक्सिमम इंडस्ट्री अभी मैं यही देख रहा था कि यूनिलीवर्स इज ऑफरिंग 72,000, यूनिलीवर 72,000 रुपये ऑफ़र कर रही है आर्टिकलशिप के अंदर। लकी सीमेंट जो है वो 65,000 के करीब ऑफ़र कर रही है। तो इंडस्ट्री के अंदर आर्टिकल्स का पैसा काफ़ी अच्छा है। देखो, हर बंदे की अपनी अपनी एक राय होती है इसके अंदर। ऑल्दो फर्म से करना बेहतर है कि अगर बिग 3 में आपका हो जाता है तो दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि बिग 3 क्या है, इंटरनेशनल फर्म्स है, ग्लोबल है, पूरी दुनिया में काम करती हैं। KPMG के ऑपरेशंस, डिलॉइट के ऑपरेशंस, AF फर्गुसन्स के ऑपरेशंस पूरी दुनिया में, EY के सब जगह हैं। तो फर्म्स की बेसिकली अगर आप बिग 3 में आ जाते हो तो आपके ऊपर एक ऐसा टैग लग जाएगा कि कहीं भी आप, जैसे मिसाल के तौर पर दुबई में गए, अब यहाँ की एक कंपनी है, उसको दुबई वाले नहीं पहचानते, आप समझ में आ रही है। लेकिन फर्म्स एक ऐसी चीज़ है जो कि सब जगह पर, लेकिन अगर जैसे यूनिलीवर है तो इंटरनेशनल है, कहीं भी जाकर बोलोगे भाई यूनिलीवर में आर्टिकल्स मैंने करी हैं तो सब रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन अगर आप एक छोटी कंपनी का नाम लिख दोगे, पहचानते ही नहीं, पता नहीं कौन सी कंपनी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसी तरीके से ट्राई दोनों जगह करना, जब वक्त आए फर्म में भी बिग 3 में ट्राई करना और इंडस्ट्री में भी ट्राई करना, ठीक है ना। इंडस्ट्री में सिर्फ एक बेनिफिट ये होगा कि शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, शाम को 6 बजे छुट्टी हो जाएगी, 9 to 5 होगी, 9 to 6 होगी। तो 5 बजे 6 बजे छुट्टी हो जाएगी, घर आ जाओगे, C5 की तैयारी आराम से कर लोगे। लेकिन फर्म में रहोगे तो मसला ये होता है कि ऑडिट सीजन्स जब आते हैं ना, तभी C5 की अटैम्प्ट आती है, तो बच्चा बहुत पजल होता है उसके अंदर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है ऑडिट सीजन्स के अंदर, ठीक है ना। लेकिन निकालने वाले पेपर तब भी निकालते हैं भाई। सारे C5 की आवाम जो क्वालिफाई हो रही है वो सभी थोड़ी इंडस्ट्री जा रहे हैं, मोस्टली बच्चा कहाँ पर है, फर्म्स के अंदर है। तो वो ऑडिट भी कर रहे हैं, साथ साथ रात को 2 बजे घर भी आ रहे हैं, C5 का पेपर भी दे रहे हैं, पेपर भी निकाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं ना चीज़ों को, टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने टाइम के ऊपर सोचना कि कहाँ जाना है आप लोगों ने, ठीक है ना। फर्म में थोड़ा सा पैसा कम मिलेगा, इंडस्ट्री में पैसा ज़्यादा मिलेगा। मतलब फर्म में अगर कोई बंदा क्वालिफाई हो जाता है, सारे पेपर निकाल लिए, अब मुझे आर्टिकल्स का टाइम पीरियड बचता है, तो ये वो स्टाइपेंड मिलेगी जो यूनिलीवर मुझे अभी फ्रेश दे रहा है कैफ क्वालिफाइड को, समझ रहे बात को। तो फर्म में पैसा थोड़ा कम मिलेगा, सीखने को बहुत मिलेगा, और इंडस्ट्री के अंदर जो है वो पैसा ज़्यादा मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फर्म्स के मुकाबले में थोड़ा सा एक्सपोजर कम होगा। किस चीज़ के बेटा? हर चीज़ के इक्वल मौके मिलेंगे, ठीक है ना। सिर्फ एक बात ये होती है कि बोलना आना चाहिए, ठीक है ना। लड़कियां अगर फर्म जाएंगी और फर्म जाके हाँ में हाँ करती रहेंगी, हूँ हाँ जी सही है, सर्वाइवल नहीं। इसीलिए बोलता हूँ बोलो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अच्छी बात है तो बोलो, किसी की बुरी बात है तो उसको बोलो। आंसू टपकाने से, रोना धोना करने से, या अपने फ्रेंड से डिस्कस करें। अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, कोई बात अच्छी लगी तो वो खुद ही खुश हो रही है, कोई बात किसी की बुरी लग गई तो बैठे बैठे रो रही है, बगैर आवाज़ के रो रही है, आंसू टपकाए चले आ रही है, अभी दोस्त को बता दिया अपनी। तो ऐसा इंडस्ट्री में नहीं चलेगा। अच्छी किसी की बात है तो उसको बताओ, हाँ यार आपकी बात ये बड़ी अच्छी है। और अगर किसी की बात आपको बुरी लगी तो उसको मुंह पे बोलो, नहीं यार ये आपकी बात गलत बात कर रहे हैं, बस ख़त्म हो गई बात। तो ये बात हो। लड़के क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, किसी की बात अच्छी नहीं रहेगी ना उसको गुस्से का विदार करेंगे, अबे यार कैसी बातें कर रहा है, ऐसी बातें नहीं किया कर। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये चीज़ लड़कियों ने थोड़ा सा
करनी होती है। मारना दौड़ना नहीं है किसी को, पड्डा अड्डा नहीं करना, वहाँ बोलो तो चढ़ के मारो ठीक है, लेकिन अपने आप को अच्छा लग रहा है तो बोलो, बुरा लग रहा है तब भी बोलो, लेकिन बोलो जरूर। ठीक है भाई, चलो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला सैटरडे को क्लास होगी। अकाउंटिंग के अंदर थोड़ा सा रिवाइज लाजमी करें, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, कोई भी चीज़ ज़रा सी तंग करती है फ़ौरन मुझसे पूछो, सर ये समझ में नहीं आया, ये एसिड कैसे हो गया, फ़ौरन एक्सप्लेन करूँगा मैं। माहम ओके बेटा, तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला फिर सैटरडे को मुलाकात करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।